आपको ये जानना चाहिए कि कोई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश क्यों हुआ है, उसका मोटो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, उसका प्रक्रिया क्या होता है, तो जान लेना ही बेहतर है। क्योंकि इस ईडी के बारे में अगर पार्टी ए से सुनेंगे तो पार्टी बी गलत बोलेगी, पार्टी बी से सुनेंगे पार्टी ए गलत बोलेगी। जब पार्टी कोई सेंटर में हो तो वो सही बोलेगी, स्टेट की पार्टी अगर अलग हो तो वो गलत बोलेगी, वही स्टेट वाली पार्टी जब सेंटर में हो जाएगी तो वो ईडी को सही बोलेगी, और स्टेट में जो उसके अपोजिशन पार्टी होगी उसको गलत बोलेगी। तो ये चलता रहेगा, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, चलता रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ चलता रहेगा। लेकिन क्या आर्थिक अपराध चलना चाहिए? ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आर्थिक अपराध किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हवाला बंद होना जरूरी है, मनी लॉन्ड्रिंग बंद होना जरूरी है, अवैध तरीके से कमाए गए धन को रोकना जरूरी है। इसीलिए ईडी का होना और उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ईडी। जी हाँ, ईडी नाम से हम सभी परिचित हैं। तो ईडी की चर्चा करेंगे। ईडी को ही प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। आखिर ईडी वर्तमान समय में इतना चर्चा में क्यों है, चलिए इसको भी जानेंगे। और अचानक ईडी इतना इफेक्टिव या फिर न्यूज़ में क्यों दिख रहा है? क्या ईडी पहले नहीं था? अगर ईडी था तो ईडी की गतिविधियाँ उतनी सीमित क्यों थी? क्यों ये इस तरह जैसा अभी एक्टिव है ऐसा एक्टिव नहीं थी? ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए ईडी को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ईडी का कुछ जान ले। कुछ जानने का मतलब ये है कि चलिए फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो फैक्ट इसका क्या जानना है कि जो ईडी है, ईडी इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? तो ईडी का जो गठन है वो 1 मई 1956 को 1 मई 1956 को, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो ईडी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 1 मई 1956 को, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब क्या है कि जो ईडी काम क्या करती है, ईडी को अधिकार कहाँ से मिलता है, ईडी गठन की बात ही क्यों आई? तो देखिए ईडी जो है ना, ईडी काम करती है किसके अधीन? तो ईडी काम करती है राजस्व, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, वित्त मंत्रालय। किसका वित्त मंत्रालय? तो सेंटर का, ठीक है। मतलब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ईडी की गठन की बात है। यह ईडी गठन हुई है अकॉर्डिंग टू क्या? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन ही ये काम करती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये जो फिनांस डिपार्टमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका ये भी पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसीलिए पूछ सकता है कि पूछ देगा कि जो ईडी है ये वित्त मंत्रालय के किस डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। अब चलिए सवाल ये भी तो होता है कि वित्त मंत्रालय के अधीन कितने डिपार्टमेंट है, ये भी जानना जरूरी है, कौन सा डिपार्टमेंट है। चलिए एक बार देख लेते हैं ना तेजी से। वित्त विभाग मंत्रालय के अधीन जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो चलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर आप जो जानते हैं वो क्या है, रेवेन्यू। इसके बाद व्यय, एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिपार्टमेंट। फिर जो नया डिपार्टमेंट बना है डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए जो कंसर्न है उसको जान लेना चाहिए। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, मतलब ईडी की, तो चलिए अगर ये बातें आ गई तो क्यों ना इसको देख ले, तो जानना जरूरी है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट और हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और फिर 5वां इकोनॉमिक अफेयर्स, 5वां हो गया इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि हमने अभी बातें की
कि ईडी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। तो चलिए इसमें देख लिया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन, और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा है, तो कितने विभाग हैं, तो चलिए 5 विभाग है। ये इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या हो गया समझ लीजिए, राजस्व विभाग। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट क्या हो गया, तो व्यय विभाग। डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ये नया डिपार्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, तो विनिवेश विभाग। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, तो वित्त विभाग। और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, आर्थिक मामला। ये जो है ना सबसे सक्रिय है, क्योंकि डे टू डे जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो इकोनॉमिक अफेयर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये सारा जो 5 डिपार्टमेंट है इसके हेड कौन हो गए, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, और फिर कैबिनेट के हेड होने के नाते प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सिस्टम है वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बात किसकी आई, तो हम लोगों ने देखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ईडी का गठन हुआ 1 मई 1956 को, जिसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। अभी शायद कोई संजय कुमार मिश्र उनके चीफ है, खैर इसको देख लेंगे। तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या है ना कि आखिर ईडी के गठन की बात क्यों आई। तो जो ईडी है ना, सीधे सीधे समझिए कि ये प्रवर्तन निदेशालय किस डिपार्टमेंट के अंदर, रेवेन्यू मतलब राजस्व। तो क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा, एकदम प्राइमरी सिंपल लेमन के जैसा समझना है कि जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ईडी है तो इसका मतलब है कि राजस्व से जुड़ा कोई भी अनियमितता, राजस्व से जुड़ा कोई अनियमितता अगर हो तो इसके जांच के लिए ईडी का गठन हुआ होगा संभवतः, अभी लेमन के जैसा संभवतः हुआ होगा, चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अब देखेंगे फैक्ट कि एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअली है यही कि ईडी जो है, ईडी का गठन वित्तीय अपराध के लिए होता है। वित्तीय अपराध मतलब कि वित्त मतलब फाइनेंस मतलब पैसा, और पैसा से जुड़ा हुआ कोई अगर अपराध है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम, जांच वगैरह करने की जिम्मेदारी ईडी की है। ठीक है, फिर आप सुने होंगे इनकम टैक्स, चलिए उसका ही बात कर लेंगे हम लोग कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो वो क्या होता है ना कि आप जो टैक्स देते हैं ना, वो देखिए फिर क्या होता है कि आप जो टैक्स देते हैं, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात आई। तो जो टैक्स देते हैं ना, टैक्स में अगर हेर फेर कहीं है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव होती है। टैक्स में हेर फेर की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन वित्तीय अनियमितता की बात अगर आएगी तो ईडी डिपार्टमेंट। अभी सारा उसको बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में हम लोग समझ लेंगे अभी, और ऐसा समझेंगे जो हमेशा काम आएगा। तो चलिए ईडी को जो अधिकार मिला, ईडी गठित हो गई, ईडी को अधिकार मिला, तो ये अधिकार मिल कहाँ से रहा है, तो इसके लिए कुछ एक्ट्स बने हैं। तो चलिए ईडी के लिए जो एक्ट्स बने हैं पहले उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले FERA, फेरा, ये क्या, तो 1947। ठीक है, चलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये क्या, फेरा 1947 में जो कानून बना था इसी कानून के तहत ईडी का गठन 1956 में हुआ। किसका, तो फेरा 1947, क्योंकि वो प्राइमरी कानून था, इसके आधारित कानून बनाया गया था। अब क्या हुआ कि देखिए फेरा का अमेंडमेंट जरूरी हो गया था, क्योंकि ये बहुत पावरफुल नहीं था और इससे कामों में दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, फेरा को ही अमेंडमेंट किया गया, नाम यही रहा। कब, 1973 में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अमेंडमेंट हुआ, फिर अब नया कानून के तहत ईडी काम करने लगी है। अब देखिए क्या, अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि नहीं, ईडी को सख्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब हवाला जो कारोबार है, हवाला मतलब वाइट मनी को ब्लैक मनी बनाना है, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाना। ये हवाला कारोबार मूलतः भारत का विदेश के साथ ऐसा होता है, ऐसा जो ट्रेडर्स होता है ना, जो हवाला कारोबारी, वो वाइट मनी को ब्लैक करता है या फिर ब्लैक मनी को वाइट करता है, ये उसका धंधा होता है हवाला कारोबारी। ठीक है, तो उसको नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। तो फिर एक कानून आता है और उसको बोला जाता है फेमा। हाँ, फिर आएगा फेमा। इसमें हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए ये जो फेमा है ना,
तो फेमा आने के बाद क्या हुआ कि ये थोड़ा सा सख्त कानून था, पहले के कानून की अपेक्षा ये सख्त कानून बना, और सख्त कानून बना कि नहीं जो हवाला कारोबार है इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। मैं ये बता दूं कि फेमा का जो टाइमिंग है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। वहाँ क्या था कि जो अवैध तरीके से धन कमाने वाले, विशेषकर जो ड्रग्स वगैरह मतलब नशा के व्यापार से जुड़े हुए जो अवैध कमाई होती थी, उसका वाइट मनी का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ये इंटरनेशनली मतलब चर्चा का विषय बन गया था कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जरूरी है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग भी बताएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जरूरी है। तो इसीलिए विश्व में ये बहुत ही ज़ोरों से चर्चा का विषय बना था कि हवाला या अवैध जो कारोबार है धन को लेकर, धन शोधन को लेकर, उसको रोकना जरूरी है। धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का हिंदी हुआ धन शोधन, तो उसको रोकना जरूरी है। इसीलिए यहाँ कानून बनता है क्या, तो फेमा बनता है। ठीक है, इसके बाद बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट PMLA। ठीक है, PMLA ये 2002 में, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, देखिए यही सबसे अब तक जो भी कानून बना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो प्रभावशाली कानून बना वो है PMLA, जो बना 2002 में है, 2005 में लागू हुआ था। अब समझ ही गए होंगे इसके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, बार बार एक टर्म आ रहा है, चलिए मनी लॉन्ड्रिंग को देख लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रर जो होता है ना, वह धन को, लॉन्ड्रर का मतलब हो गया कि वाइट मनी को ब्लैक, ब्लैक मनी को वाइट करने वाला को लॉन्ड्रर बोला जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अवैध तरीके से धन को ब्लैक या वाइट, वाइट से ब्लैक करना, धन शोधन, जिसको पहले हम लोग क्या कहते हैं, हवाला। ठीक है, आप देखेंगे कि जनरली टर्म में आप अगर देखेंगे तो हवाला कारोबारी समझ में नहीं आता ये हवाला कारोबारी क्या होता है। तो हवाला कारोबारी और कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रर मतलब कि अवैध तरीके से धन को वैध करना, बस यही उनका काम है। वैध अवैध धन से जुड़ा हुआ मामला जो मैनेज करता है, सेटलमेंट करता है, वही मनी लॉन्ड्रर होता है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का उपयोग होता है। अब देखिए कानून बनता है 2018 में। ये कानून कब आता है, जब यहाँ बैंकिंग घोटाला होकर सब भाई साहब लोग, बड़े बड़े भाई लोग भाग जाते थे, इनको रोकना जरूरी था, इनकी संपत्ति को अटैच करना जरूरी था। तो एक नया कानून आता है, और इस नया कानून को हम लोग किस नाम से जानते थे, हम लोग जानते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ये 2018 में बना था। चलिए देख लेते हैं इसको। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, एक्ट, ये क्या हुआ, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट। ये कब बना, तो 2018 में बना। अब देखिए ध्यान देने की बात है, ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट बनने के बाद क्या हुआ ना कि जो यहाँ से भाग जा रहे हैं, तो अपराध करने के बाद आर्थिक अपराधी में अपराध की बात जैसे आएगी, तो उसको सबसे पहले विदेश जाने से रोकने के लिए ये कानून लागू हो जाती है। क्या, तो FEO फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, मतलब आर्थिक अपराधी, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी, उसको रोकना है, उसके लिए कानून बन गया। अब क्या हुआ कि देखिए ये 5 जो एक्ट है, ये एक्ट ED को देती है ताकत, ये है अधिकार ED का। अब इन 5 एक्ट के प्रावधानों के तहत ही ED क्या करती है, ED एक्शन लेती है। क्या करती है, तो एक्शन लेती है। चलिए, तो इससे जुड़ा हुआ अभी है कि देखिए अभी ED की चर्चा इसीलिए हो रही है ना कि अभी रिसेंटली देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे कि जो पंजाब में CM थे चन्नी साहब, उनका भतीजा के ऊपर, ममता बनर्जी की भतीजा के ऊपर, इसके बाद CM जो महाराष्ट्र में है उद्धव ठाकरे जी, उनका साला के ऊपर। अभी बहुत ही नया है क्या, तो झारखंड से जुड़ा मामला है। झारखंड में एक मंत्री और फिर झारखंड में एक और जो LCT, जो गंगा नदी में जो डूब गई थी LCT मतलब बोट, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला था, वो भी ED के पास शायद चला गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो भी ED के पास चला गया। तो ED का आखिर क्यों ED इतना एक्टिव है, कारण ये है कि ED को ये अधिकार है। देखिए 1 2 3 4 5 क्या
फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1947 बना था उसको संशोधन किया गया 1973 में, वही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर आया फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फिर आया PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और PMLA जो है ना, इसको स्ट्रेंथ करने की जो जिम्मेदारी है ना, इसमें जो निर्णायक भूमिका किसने निभाया, चले उसका योगदान को मानना पड़ेगा। ये लागू हुई थी 2005 में, और जो निर्णायक भूमिका था जिन महाशय का, वह थे P चिदम्बरम। जी हाँ, मनमोहन सरकार में P चिदम्बरम कैबिनेट मंत्री, उन्होंने PMLA को बहुत ही सशक्त तरीके से, मतलब कि PMLA के जो भी प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 2005 के बाद से ही ED का जो अधिकार क्षेत्र है या फिर उनका प्रोसेस है, जो सिस्टम वो अडॉप्ट कर रही है, इसके बाद जो सज़ा करवाती है, ये सारी प्रक्रिया में तेज़ी आई। तो PMLA जो 2005 से एक्टिव है, उसके कारण ही ED को एक नया ताकत मिला। और इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारा, जैसा झारखंड का ही एग्जाम्पल है, इससे पहले जो निर्दलीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मधु कोड़ा के समय, कई मंत्रियों, उनके कैबिनेट के कई साथियों की संपत्ति जब्त हुई है, जेल में है। तो जो एक्शन है ना, वो एक्शन की शुरुआत किसने की? एक्शन की शुरुआत ED ने की थी, बाद में फिर CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ED का दूसरे से अलग इसलिए है कि ED क्या करती है कि ED अगर कोई एक्शन ले रही है, सपोज कोई है, मान लीजिए एक कोई पर्सन है, इसके ऊपर ED एक्शन लेगी। चलिए इसको बहुत साधारण समझें, ED एक्शन लेगी। अब क्या है, ED को इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ना किसी FIR का वेट नहीं करना है, FIR का इंतज़ार नहीं करना है। उसको क्या लगा कि यहाँ आर्थिक अपराध है, आर्थिक अपराध अगर है, देखिए सरल समझ लीजिए, कोई पर्सन है A, ये सस्पेशियस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्थिक, मतलब कि उसकी जो कमाई है ना, वैध है या अवैध है, उस पर शंका है। तो शंका है तो इसमें क्या होता है कि ED को कोई पहले से FIR की ज़रूरत नहीं है, वो एक के ऊपर जांच शुरू कर सकती है। तो जांच शुरू कर देगी, जांच शुरू करेगी, फिर मुकदमा करेगी, कुर्की जब्ती, अटैचमेंट, संपत्ति का अटैचमेंट, बहुत ही कॉमन ये सिस्टम है। और ED इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है कि जो भी आर्थिक अपराधी है, XYZ, जो भी किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, सामान्यतः अधिकारी तो बच जाते हैं, जानकारी उनको ज़्यादा होती है, मूर्ख राजनेता ही तो फंस रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो ED क्या करती है कि नहीं, आर्थिक अपराध हुआ है, मुझे जांच करने का अधिकार है, और ये अधिकार मुझे कहाँ से मिला है, तो मुझे अधिकार मिला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो अब बात हम लोग कर रहे थे कि एक पर्सन है, सस्पिशियस है A, उसके ऊपर ED एक्शन ली। अब ED एक्शन ले रही है तो उसको कोई FIR का जरूरत नहीं है, उसको लगा यहाँ आर्थिक अपराध है, इसकी गतिविधि जो है आर्थिक दृष्टिकोण से वो आपराधिक है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखिए बात मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ यही ध्यान देना है। यहाँ क्या हुआ कि ED जो है वो एक्शन ले सकती है, उसको पहले से कोई FIR की ज़रूरत नहीं है। तो ये FIR का बात क्यों, इसीलिए कि FIR CBI जो है ना, CBI इसको किसी भी मामले में जांच के लिए ना FIR चाहिए। CBI जांच की जो शुरुआत करती है ना, वो भी FIR से करती है। और CBI जांच की अगर शुरुआत करेगी और किसी भी राज्य की कोई भी घटना की शुरुआत अगर करेगी, तो वह राज्य के जो पुलिस है, एक्टिव फोर्स पुलिस है, पुलिस के जो FIR रिपोर्ट है उसी को आधार मानकर करेगी। इसका मतलब ये है कि CBI जो शुरुआत करती है ना, वो किसी भी राज्य में पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज किया है उसी से उसकी प्रक्रिया ही आरंभ होती है। तो अब देखिए, अगर पुलिस कैपेबल ही होती, मान लीजिए, या कैपेबल है, तो क्या है कि पुलिस तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वही मामले को तो हल कर देगी, सुलझा लेगी मामला, चाहे जैसा हो। तो फिर CBI क्यों? इसीलिए कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और CBI भी इन्वेस्टिगेशन करती है। और CBI के इन्वेस्टिगेशन का जो पहला कदम होता है ना, प्लेटफॉर्म, वो पुलिस के द्वारा जो दर्ज किया गया FIR ही होता है। बाद में आप देखिए कुछ, अब देखिए इसमें कटाक्ष नहीं, फैक्ट क्या है। अब देखिए एक मामला झारखंड में जज के हत्या की है, उसका स्टेटस रिपोर्ट CBI को हाई कोर्ट में हर सप्ताह देना पड़ रहा है। अब उसमें क्या है कि कोर्ट की सख्ती के कारण अब
देना जरूरी, मजबूरी भी समझिए या जरूरी समझिए। अब स्टेटस रिपोर्ट में क्या, एक ही रिपोर्ट, ये बार बार कोर्ट की फटकार नहीं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने एक बार तो ऐसा रिपोर्ट दे दिया सीबीआई के, 2 मित्र ऑटो चला रहे थे, उसमें से एक मित्र ने अचानक हाथ खींचा, इसलिए ऑटो अनबैलेंस होकर जज को डैश किया, मतलब धक्का मार दिया और जज की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे भी लॉजिक सीबीआई दे रहे हैं। अब मैं सीबीआई पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, प्रक्रिया लेकिन है ही वैसा। अब देखिए सीबीआई का एक और एग्जांपल लीजिए। अब ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सम्मानित लालू यादव, चूँकि अब तो अपराधी घोषित हो गए सीबीआई कोर्ट से, और उनको जेल में भी है। तो उनका क्या है कि उनका जो मामला एक बहुत ही ईमानदार सीबीआई के ऑफिसर उपेंद्र विश्वास के अंडर था, इसके बावजूद 20 वर्ष लगा उनको सजा देने में। चलिए एक और एग्जांपल सीबीआई का देख लीजिए। झारखंड में जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, इस झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां हमेशा जांच के दायरे में रही हैं, और इसी जांच के दायरे में देखिए क्या हुआ कि प्रथम जेपीएससी से लेकर अब तक लगभग कई मामलों में सीबीआई की जांच की चल रही है। प्रथम जेपीएससी की हुई लगभग 14-15 वर्ष, उसमें सीबीआई कोई स्टेप तक आगे नहीं बढ़ पाई है। लगभग 13-14 वर्ष की बात बता रहा है। तो सीबीआई की कार्यशैली जो है ना, पुलिस से बहुत डिफरेंट नहीं है। सीबीआई ये एक माहौल बना हुआ, नथिंग एल्स। सीबीआई वैसा कुछ विशेष जांच नहीं करती है जो किसी भी राज्य की पुलिस नहीं कर सकती है। थोड़ा सा वो फॉरेंसिक वगैरह या फिर थोड़ा सा उसको अपर लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन पुलिस उससे कमतर नहीं है। इसलिए सीबीआई और पुलिस में बहुत अंतर मानकर नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसका दुरुपयोग होना या नहीं होना, चूँकि ये केंद्र के अधीन है। तो अब तो कई राज्य ऐसे हो गए हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे, और बहुत कई राज्य हैं जहाँ क्या है कि सीबीआई सीधे सीधे किसी मामले को नहीं ले सकती है। उसके लिए क्या है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे या फिर कोर्ट, उच्च न्यायालय वहाँ का परमिशन दे। जैसे झारखंड में एक मामला रूपा तिर की जो महिला पुलिस अधिकारी थी, उसके आत्महत्या की से जुड़ी मामला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी रिसेंटली एक देख रहे हैं खेल घोटाला, जो झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, उससे जुड़े हुए घोटाला को भी रिसेंटली सीबीआई ने टेक ओवर किया, वो भी कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या बात ईडी की हो रही है, बात हम लोग शिफ्ट करके चले गए थे सीबीआई में। एक्चुअली सीबीआई का आधार हम क्या कर रहे थे कि एफआईआर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ईडी के साथ ऐसा नहीं है। ईडी को जब लगे कि आर्थिक अपराध हुई है, ईडी सीधे सीधे क्या तो जांच कर सकती है। अब इसमें क्या है कि ईडी जो जांच करेगी, तो मैंने जैसे कहा था कि सपोज ये सस्पेक्ट है, तो जांच करेगी, तो ईडी का जो क्या होगा, सीधे जांच शुरू कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है पहले से एफआईआर हो, इसके बाद वो एफआईआर करेगी, ठीक है, मुकदमा चलेगा, कुछ भी हो सकता है, कुर्की जब्ती, ये इसका प्रोसेस है। और इसको अधिकार कहाँ से मिल रहा है, तो ये अधिकार मिला है यहाँ से, ठीक है। क्या तो जांच करेगी, फिर एफआईआर, फिर मुकदमा चलेगा, कुर्की जब्ती। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं कि इसके लिए अलग से ईडी कोर्ट भी बैठ सकता है, ईडी का कोर्ट, ठीक है। अब ईडी कोर्ट, और ईडी कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, और जिस राज्य में ईडी कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, उस राज्य के हाई कोर्ट में इसको चुनौती भी दिया जा सकता है, ठीक है। ईडी कोर्ट स्पेशल कोर्ट हो गई। तो अब देखिए क्या है कि ये डिफरेंट इसीलिए हो जा रहे हैं ना कि इसको किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है, इसको सस्पेक्ट दिखा कि हाँ यहाँ आर्थिक अपराध है। अब क्या है कि अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा अब इनके ऊपर आर्थिक अपराध का आरोप लगा, जाँच ईडी जाँच करेगी, फिर एफआईआर होगा, मुकदमा होगा, कुर्की जब्ती होगी, जो भी सही पाया जाएगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या होना पड़ता है कि ईडी को देखिए विशेष अधिकार कैसे है कि ईडी जो जांच करेगी, देखिए समझिए इसको कि ईडी कैसे डिफरेंट है दूसरे से। ईडी जो जांच करेगी ना, जांच के दौरान सस्पेक्ट ए से जो भी पूछताछ करेगी, जो पूछताछ होगी ना, उसका रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड है ना, सस्पेक्ट ए से पूछताछ उसका जो रिकॉर्ड है, इसको भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, इसके रूप में, साक्ष्य के रूप में। अब देखिए क्या है, ये स्पेशल प्रावधान हुआ क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद 20 में चले जाइए, वहाँ सीधे कहता है कि किसी भी अपराधी को उसके अपने विरुद्ध गवाह नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि यहाँ अपराध जो है ना वो अलग किस्म का, वो है आर्थिक अपराधी, ठीक है। आर्थिक अपराधी अगर कोई है
तो उसको अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो उसका जो रिकॉर्ड होगा ना उसको भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मतलब 2 ही पॉइंट है देखिए, और इसी के आधार पे अभी तक खरबों रुपया रिकवरी ईडी कर चुकी है और लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध में नियंत्रण लगाने की दिशा में ईडी का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि सस्पेक्ट ए है, सस्पेक्ट ए से रिकॉर्डिंग पूछताछ हुई, रिकॉर्डिंग हुई, अब ये साक्ष्य के रूप में ईडी कोर्ट में जाएगा। अगर देखिए अगर सस्पेक्ट ए के ऊपर ईडी का जांच चला, मान लीजिए सस्पेक्ट ए है, ईडी का प्रोसेस शुरू हो गया, इसमें ईडी प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका मतलब क्या समझना है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ईडी प्रोसेस शुरू कर दी तो सेंटर बोल रहा है ऐसा, तो आज सेंटर में पार्टी ए है तो कल सेंटर में पार्टी बी होगी तो फिर ईडी जो करेगी तो नहीं, सेंटर करने से नहीं होगा। यहाँ किसी के ऊपर अगर आर्थिक अपराध की बात आई है तो उसको खुद को साबित करना होगा कि हम नहीं है, बोल ही रहा है ना कि हाँ आप अपराधी नहीं है तो साबित कीजिए। तो यहाँ क्या है कि ईडी प्रोसेस में क्या होता है कि स्वयं को निर्दोष साबित करना होता है, आपको खुद निर्दोष साबित करना होगा कि नहीं हम दोषी नहीं हैं। आपके पास इतना साक्ष्य होना चाहिए, अपना साक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि आप साबित कर सकेंगे कि आप दोषी नहीं हैं। और मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप किसी भी तरह का अपराध, आर्थिक अपराध को छोड़कर किसी भी तरह का अपराध को साबित करना आर्थिक अपराध के बनिस्पत आसान होता है। इसीलिए देखिए आर्थिक अपराध में क्या है ना कि पैसे का लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार, धन शोधन, तो उसमें क्या है ना, सपोज कोई गवर्नमेंट है, अब आरबीआई है, ये आरबीआई ने 101 रुपये का कॉइन जारी किया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कुछ दिन के बाद देख रहा है 80 कॉइन ही चल रहा है 1 रुपये का, मतलब 20 कॉइन तो गायब हो गया। सरकार के पास ये डेटा होता है ना, तो पैसा का डेटा होता है, सरकार के पास 500 रुपया, 1000 रुपये का नोट या फिर जो भी नोट होता है ना उसका डेटा होता है, और बड़े नोट से ही हवाला कारोबार होता है। तो सरकार देख रही है कि हाँ 500 रुपये का नोट लगभग 25 लाख है, घटकर ये 22 लाख हो गई, इसका मतलब 3,500,000 रुपये का नोट में हेरफेर हुई है। तो पैसे, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ मामला को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड होता है। इसीलिए अगर ईडी को एक्शन ले रही है ना तो यहाँ बचने का संभावना बहुत कम हो जाता है। अगर आप सही हैं तो बच सकते हैं, अदरवाइज ईडी के एक्शन में निश्चित रूप से क्या होगा, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अंततः अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि कुर्की जब्ती होगी। कुर्की जब्ती का एकदम छोटा सा उदाहरण लीजिए, अभी बिहार में कुछ दिनों पहले जो नशीली शराब के कारण कई लोग मारे गए थे, जांच हुई, जांच में पता चला कुछ लोगों के नाम आए, शायद एक विधायक का भी नाम आया, कुछ लोगों के नाम आए। इसके बाद ईडी ने सबसे पहले, अभी वो प्रोसेस चल रही है, कोर्ट में है, ऑनगोइंग है, बिहार पुलिस देख रही है, सब कुछ हो रहा है। ईडी एक्शन लेते हुए सबसे पहले कि देखिए कि हाँ सही बात है, इसके पास अगर होना चाहिए 100 करोड़, इसके पास 1000 करोड़ कैसे है, एक अवैध शराब कारोबारी के पास इतना पैसा कैसे, इसका मतलब क्या है, तो है आर्थिक अपराध। और इस कारण क्या क्या कि उसके पैसे को जब्त कर लिया गया, ठीक है, जब्ती हुई वहाँ से पैसे की, तो ये रिकवरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि ईडी जब एक्शन में आती है तो कुछ ना कुछ होता है, फ्रूटफुल होता है। अगर कोई किसी के ऊपर ईडी की एक्शन हो रही है और अगर वो सस्पिशियस नहीं है तो निश्चित रूप से वो निर्दोष होकर, बरी होकर सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई आर्थिक धोखाधड़ी की नहीं है। और अगर आर्थिक धोखाधड़ी हुई है तो बचने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। तो देखिए जब ईडी अपना जाँच शुरू कर देती है तो यहाँ पे 2 बात दिमाग में ध्यान में आ रहा होगा कि अगर ईडी जांच शुरू कर रही है किसकी, आर्थिक अपराध, ठीक है, इसको अधिकार ये है ना कि जो आर्थिक अपराध इसको जहन में है, ये सस्पिशियस को अगर आर्थिक अपराध के रूप में जांच शुरू कर दी किसी सस्पिशियस के ऊपर, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ध्यान दे कि जो मनी है, मनी का लॉन्ड्रिंग हुआ है वो क्या टैक्स पेड है, वाइट मनी है या ब्लैक मनी है, ठीक है। ईडी जब जांच कर रही है ना तो ईडी का फोकस यहाँ नहीं, ईडी का बस है कि आर्थिक गड़बड़ी हुई है, हमको उसको देखना है। टैक्स पेड है या नहीं है उसको देखने के लिए जिम्मेदारी किसकी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो देखेगी। वाइट मनी, ब्लैक मनी अपराध सीधे सीधे,
इसी के वाइट मनी या ब्लैक मनी, तो यहाँ क्या है ना कि वो इसमें फोकस करके नहीं अटक जाती है कि टैक्स पेड है या नहीं है, वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, वो ये देख रही है ओवरऑल कि पैसे की गड़बड़ी है, आर्थिक अपराध है। इट मीन्स ईडी का रोल यहाँ है और ईडी फिर एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने का परिणाम क्या है कि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि अनेकों मामले ऐसे हैं जो ईडी के चल रहे हैं और इसको बस एक राजनीतिक रंग दे दिया जा रहा है। देखिए, तो वाइट मनी ब्लैक मनी से जुड़ा कोई अपराध हो गया तो जहां ऑफेंस अपराध की बात आ गई ना, तो अपराध के लिए तो है ही हमारे पास जांच के लिए सीबीआई, स्टेट में पुलिस। तो क्या सीबीआई, पुलिस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये जो आर्थिक धोखाधड़ी है रुक सकती है? नहीं रुक सकती है, सोचने का विषय है। ईडी पे उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बस की बात भी नहीं है और सीबीआई या पुलिस के बस की भी बात नहीं है। क्योंकि सीबीआई, मान एक एग्जांपल लीजिए, सीबीआई अगर जो सस्पेक्ट है ए, इसके पास जो वाइट मनी या ब्लैक मनी से जुड़ा कोई मामला आता है और जांच शुरू करती है, उस समय इसके पास सपोज 1000 करोड़, ये जांच चला 10 साल। अब 10 साल के बाद 1000 करोड़ 10,000 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि ये जो आर्थिक गड़बड़ी है ना, जो आर्थिक गड़बड़ी सस्पिशियस ए के ऊपर था, ये आर्थिक गड़बड़ी हो रहा है, आपराधिक मामला दर्ज हो गया सीबीआई के पास या पुलिस के पास, इसका तो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया, कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है, जांच भी चल रही है। तो ऐसे तो इसको रोका नहीं जा सकता ना, रोकने के लिए ही आएगी ईडी और यहीं पे आर्थिक अपराध का कानून जारी होगा। सबसे पहले इसको खुद को निर्दोष साबित करना होगा जो सस्पिशियस ये है, और फिर अगर ये निर्दोष साबित नहीं कर पाता है तो न केवल उसे सज़ा होगी बल्कि इसका 1000 करोड़ भी सीज होगा, देश से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। क्योंकि एफईओ जो है, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो है, इसके तहत उसे देश से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्यों नहीं एक अच्छे कानून को और अच्छे कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको शक के निगाह से नहीं देखना चाहिए। देखिए, कोई पार्टी, सपोज पार्टी ए और पार्टी बी, इसकी जिम्मेदारी या फिर के स्टेट और सेंटर की बात करने से नहीं होगी। बात यह है सीधे सीधे कि जो ईडी है इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है कि नहीं, ईडी को कंट्रोल करना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल ही देख लीजिए ना। सिर्फ देखिए, अब जैसे क्या है ना कि महाराष्ट्र में जो सीएम है उनका साले के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ क्या है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जब ईडी की कार्रवाई हुई तो हज़ारों करोड़ रुपए की रिकवरी की बात नहीं, मतलब जांच में पता चला कि ऐसी बात है, तो फिर वहाँ एक्शन की बात आई, तो वहाँ फिर सेंटर स्टेट की बात आ गई। अब देखिए, पार्टी ए पार्टी बी की बात कैसे आई। अब पीएमएलए लागू कराने का श्रेय जो है वो पी चिदम्बरम को, लेकिन जानते हैं खुद पी चिदम्बरम इसके शिकार हुए। आपको याद होगा, पी चिदम्बरम का लड़का पहले गिरफ्तार हुआ और फिर पी चिदम्बरम भी अरेस्ट हुए थे इसी पीएमएलए कानून के तहत। रॉबर्ट वाड्रा के साथ पूछताछ, वो भी पीएमएलए के तहत। तो पार्टी ए पार्टी बी, सेंटर स्टेट, इन सब बातों में फंसकर ईडी का जो रोल है ना, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बीइंग ए स्टूडेंट या फिर बीइंग ए स्टूडेंट समझिए, या फिर सोशल पर्सन, हम लोग को ये जानना चाहिए कि कोई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड क्यों हुआ है, उसका मोटो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है, उसका प्रक्रिया क्या होता है, तो जान लेना ही बेहतर है। क्योंकि इस ईडी के बारे में अगर पार्टी ए से सुनेंगे तो पार्टी बी गलत बोलेगी, पार्टी बी से सुनेंगे पार्टी ए गलत बोलेगी। जब पार्टी कोई सेंटर में हो तो वो सही बोलेगी, स्टेट की पार्टी अगर अलग हो तो वो गलत बोलेगी, वही स्टेट वाली पार्टी जब सेंटर में हो जाएगी तो वो ईडी को सही बोलेगी और स्टेट में जो उसके अपोजिशन पार्टी होगी उसको गलत बोलेगी। तो ये चलता रहेगा, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, चलता रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ चलता रहेगा। लेकिन क्या आर्थिक अपराध चलना चाहिए? ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आर्थिक अपराध किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हवाला बंद होना जरूरी है, मनी लॉन्ड्रिंग बंद होना जरूरी है, अवैध तरीके से कमाए गए धन को रोकना जरूरी है। इसीलिए ईडी का होना और उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है।